My dear students, let us study light and the colorful world around us. So students, बोर्ड एग्जाम पास में है और हम क्विक रिवीजन करेंगे, फास्ट पढ़ेंगे, बट सभी बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देते हुए और थॉरोली स्टडी करते हुए पढ़ते जाएंगे. लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला जो प्रश्न उठता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन राइज करता है, व्हाट इज लाइट? सो द आंसर इज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. लाइट वो एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं. लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ऑल द कलर्स, all the objects are visible only due to light. Now, light is an electromagnetic wave. Light एक electromagnetic wave होती है और इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है इन वैक्यूम और एयर. Light tends to travel in straight line. Light स्ट्रेट पाथ पर चलने का प्रयास करती है. तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए लाइट जो है सीधी चलती है, ऐसे चलने का, अगर वह मीडियम वगैरह चेंज नहीं हो रहा है. अभी आप लोग रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो रिफ्रैक्शन में आप क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ट्री है यहां पर और इससे लाइट जो है ऐसे चलते हुए ऐसे आ रही है, तो यहां आपकी जो है आंखें हैं, तो इस आंख को ये लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है. ठीक है, ये आई को लगेगा कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं रखा हुआ है ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन के कारण से ऐसा अपीयर होता है कि ये जो ट्री है वो यहां नहीं होकर के बल्कि ये आंखों को यहां दिखेगा. लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पर चले ऐसा जरूरी नहीं है. अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस समटाइम्स लाइट डज नॉट ट्रेवल ऑन स्ट्रेट पाथ. Two physical phenomena, reflection and refraction, which we have to study in class 10th, are very important for us. So पहले हम लोग reflection पढ़ते हैं, बाद में refraction cover करेंगे. Now we will study about reflection. The first question that arises is, what is reflection? So we define reflection as the phenomenon of bouncing back of light rays in the same medium on striking a surface is called reflection of light. सपोज कर लीजिए ये एक मिरर है, इस मिरर पर एक लाइट रे यहां स्ट्राइक करती है और ये बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन. तो बच्चों, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सी, हियर इज अ स्मॉल बॉय एंड हियर इज अ मैन, and the light ray is coming and it is going to the boy's eye. So the person, he says, now you can see me. अब आप मुझे देख सकते हो. Just because of reflection, that light is coming and reflecting back to the same medium into the boy's eye. So the man is visible to the boy. तो बच्चों, ये आदमी जो है इस छोटे कीट को इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उसके सरफेस से, उसकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर के उस छोटे बच्चे की आंखों में जा रही है. अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज करता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं? इज देयर एनीथिंग विच डज नॉट अलाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? सोच के बताइए, सोचिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जो लाइट के रिफ्लेक्शन को अलाउ नहीं करती है? इज देयर एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी? क्या कोई दुनिया में ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते? सोचिए. द आंसर इज ब्लैक होल्स. ब्लैक होल्स क्या है? एक्चुअली ब्लैक होल्स हमें विजिबल नहीं होते हैं बिकॉज लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय द ब्लैक होल. सपोज कर लीजिए हमारा यूनिवर्स है और इस यूनिवर्स में इतना पार्ट जो है ब्लैक होल वाला है, तो क्या होगा, लाइट जो यहां आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई के पास नहीं आ पाएगी, तो ये इतना पोर्शन जो है वो विजिबल नहीं होगा.
this portion will not be visible to us. Now one thing that humans have made is called Vanta black. Vanta black. It is said that it absorbs around 99.965%. Vanta black absorbs around 99.96% of visible light. तो Vanta black भी हमें काफी हद तक विजिबल नहीं होगा. We will study about the laws of reflection. There are two laws of reflections. Number one, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. तो बच्चों सपोज कर लीजिए ये आपका एक प्लेन मिरर है CD, इस पर एक रे आ रही है एंड वी नेम दिस रे एज इंसिडेंट रे, और ये बाउंस बैक होकर के उसी मीडियम में वापस जा रही है तो हम लोग उसे नाम दे रहे हैं OQ और इट इज नेम्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. ये नाम दे दिया था इसको रिफ्लेक्टेड रे. तो क्लियर है, AO इज इंसिडेंट रे एंड OQ इज रिफ्लेक्टेड रे एंड ON इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O. अब ये तीनों एक ही प्लेन में हैं जैसा कि हमें दिख रहा है. ये बोर्ड का प्लेन है. अगर हम इसे देखें कि ऐसे एक प्लेन मिरर यहां रखा जाए और इंसिडेंट रे ऐसे आए, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये ON हो, तो ये तीनों सेम प्लेन में होंगे. तो कहने का ये मतलब है कि बच्चों सपोज कर लीजिए कि हम लोग गेम ऑफ क्रिकेट खेलते हैं और यहां पर मैंने बॉल को फेंका, यहां से फेंका गया, एक बॉल को इधर से फेंका गया और वो आगे ऐसे निकल गई. ठीक है, एक बॉल ऐसे आई और ऐसे निकल गई, एक ही प्लेन में ऐसे आई और ऐसे निकल गई, और वो पॉइंट पर जहां पर टप्पा खाई है, जहां पर वो बॉल हिट की है, उस पर ये नॉर्मल है. अगर ये ऐसे आई सीधे इसी प्लेन में इधर चली गई तो हम कहेंगे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. अगर ये बॉल ऐसे आई और ऐसे गिरने के बाद कहीं इधर आ गई, वापस इधर आ गई, तो इस प्लेन में तो नहीं है ना, इस प्लेन में ये बॉल नहीं है. तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ द सेकेंड लॉ सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसको देखते हैं. तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हम लोग बचपन में मतलब पूरे साल भर में हम लोग पढ़े होंगे कई बार, लेकिन आओ हम इसको प्रूव कर लेते हैं. देखो बच्चों ये है आपका इंसिडेंट रे और इस पर कोई पॉइंट ले लीजिए आप A. तो आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस किसी भी प्लेन मिरर के लिए अगर कोई पॉइंट यहां हो तो उसका इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरी साइड में बनता है. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग दो ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP. AP और BP इसलिए इक्वल है कि अगर यहां एक पॉइंट लेते उसका इमेज उतनी ही दूरी पर इस प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इधर बनता. दूसरी चीज कि ये जो OP है, दिस OP इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स. OP इज इन द ट्रायंगल OAP एंड OP इज इन ट्रायंगल OBP. तो ये कॉमन हो गया. थर्ड थिंग कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये थर्ड थिंग हो गई. और हम कह सकते हैं बाई SAS, बाई साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम, ट्रायंगल OAP या ट्रायंगल OAPS, ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कहेंगे दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP. ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए बाई CPCT, बाई CPCT. ये दोनों ट्रायंगल्स के ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल हो गए. बट ये वाला एंगल जो होगा, जो I होगा, एंगल I इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल AOP एंड दिस एंगल BO से here some point D, E, take this point as E. एंगल BOE इक्वल टू 90 माइनस एंगल BOP
BOP. But angle BOE is equal to angle NOQ, or angle BOE equal to angle NOQ. It means angle R. But angle R is equal to angle BOE. एंगल R और BOE इक्वल है क्योंकि ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल R और BOE अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BOE की जगह R रख दिया तो R इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BOP। बट हम जान रहे हैं BOP और AOP क्या है, इक्वल है। तो BOP और AOP इक्वल है तो 90 माइनस एंगल AOP। But AOP is equal to 90 minus I. From here we can say angle AOP equal to 90 minus I. So 90 minus I we will get as I. Angle R is equal to angle I. Hence we proved that angle of reflection is equal to angle of incidence. तो बच्चों अब हम जानेंगे इमेज क्या होती है। An image may be defined as the point where the light rays coming from an object meet or appears to meet after reflection or refraction. तो इमेज क्या है, एक ऐसे पॉइंट को हम लोग इमेज के रूप में डिफाइन करते हैं जहां पर किसी लाइट से रेज रिफ्लेक्ट होकर के या किसी ऑब्जेक्ट से या किसी मीडियम से होते हुए रिफ्लेक्ट होते हुए जब वो रेज किसी पॉइंट पर जाकर के मीट करती हैं तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। और इमेज जो होता है वह अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही है, जैसे एक रे ये है और एक रे ये है, एक्चुअली मीट कर रही हैं तो ये कहलाएगा हमारा रियल इमेज। अगर रेज ऐसे हम लोग बढ़ा करके आगे या पीछे बढ़ा करके ऐसे मिलाते हैं तो दे आर अपियरिंग टू बी मीट एट दिस पॉइंट, तो ये कहलाएंगे हमारी वर्चुअल और एपरेंट इमेज। इमेजेस के बारे में भी और डिटेल में देखेंगे हम लोग। अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज मिरर। ए मिरर इज ए रिफ्लेक्टिव सरफेस। एक मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, उसे हम मिरर कहेंगे। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब मिरर बनता कैसे है, मिरर बनाया जाता है ग्लास से। और ग्लास कैसे बनती है, ग्लास शीट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल क्रिस्टल ऑफ सिलिका। अब मिरर्स के टाइप, मिरर्स जो हमें पढ़ने हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो प्लेन मिरर होगा या तो स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो होता है वह भी दो टाइप का डिफाइन किया जाता है। ये दो तरह का होता है, या तो कॉन्वेक्स मिरर या तो कॉनकेव मिरर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर को भी हम तीन पार्ट्स में जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके तीन टाइप्स होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर भी तीन टाइप के होते हैं, वो हो गया प्लेनो कॉनकेव, बाई कॉनकेव और कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो बच्चों आइए और डिटेल में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिरर्स। सो प्लेन मिरर क्या होते हैं, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा तो वो प्लेन मिरर कहलाएगा, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगा इनसाइड या आउटसाइड से तो उसे हम लोग कहेंगे स्फेरिकल मिरर। तो देखिए अगर ये हम लोग मिरर ऐसे बना ले और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन है, ये इस पर हम लोग रेड ऑक्साइड वगैरह लगा देते हैं तो ये वाली हमारी कहलाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जिधर हम रेड ऑक्साइड लगाए हैं उस वाली सरफेस पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसके अपोजिट वाली जो सरफेस है उस पर रिफ्लेक्शन होगा और उसे हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो बच्चों अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा यह प्लेन होगा तो यह प्लेन मिरर कहलाएगा, और अगर वह
इनवर्ड या आउटवर्ड से कर्व होगा तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों अब हम स्फेरिकल मिरर देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए, सपोज कर लीजिए सपोज करिए कि ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। इस हॉलो स्फीयर को हम लोग यहां से कट कर दें या फिर यहां से कट कर दें, तो जो सेंटर होगा उसका, हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा, सपोज कर लीजिए उस सेंटर को हम लोग नाम दे देते हैं सी। और ये जो भाग हमें मिल रहे हैं कट करके, एक हॉलो स्फीयर था, उसको हमने इधर से या इधर से ऐसे कट कर दिया, कट किया तो हमें ऐसा या ऐसा एक पोर्शन मिला। अब अगर हम लोग उसको यहां इस सरफेस पर हम लोग रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं या रेड ऑक्साइड लगा देते हैं, तो हमारा ये वाला जो सरफेस होगा, ये सरफेस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग इस वाले में यहां पर इधर से रेड ऑक्साइड लगा देंगे या सिल्वरिंग कर देंगे, तो ये वाला हमारा जो सरफेस होगा, दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बच्चों ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, ये वाला हटा दिया हमने, ये इतना हटा दिया हमने। अब ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसमें इस जगह जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने नाम दे दिया M1 और इसको हमने नाम दे दिया M2। एंड दिस डायमीटर M1 M2 इज कॉल्ड द अपर्चर ऑफ मिरर। अब बच्चों अगर ये हमें मिरर इस तरह से मिल रहा है, अगर ये हमें मिरर इस तरह से मिल रहा है, तो हमें सामने से ऐसा नजर आएगा देखने पर कि ये गुफा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता केव, CAVE, और हम लोग इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। इस मिरर को नाम दिया जाता है कॉनकेव मिरर। और अगर इसमें इस तरह सामने से देखने पे, इधर से देखने पे हमें एक बल्जिंग दिख रही है, तो इस मिरर को हम लोग नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो C होता है हमारा, जो सेंटर ऑफ द स्फीयर है, सेंटर ऑफ स्फीयर C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर्स। अब बच्चों ये जो कट पार्ट है ना, इसका जो यहां पर सेंटर है, इसे हम नाम देते हैं पोल। इसे हम लोग नाम देते हैं पोल। सेंटर और P के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर और P के बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि सेंटर से इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, तो दैट डिस्टेंस विल बी नोन एज इट्स रेडियस। सो दिस PC is called radius of curvature. This distance PC, this distance PC or length of PC is called radius of curvature. Now the line joining the pole and center of curvature is called principal axis. The line joining the pole and center of curvature is called principal axis. The line pole and center of curvature C is called principal axis. अब बच्चों ये जो PC है ना, इस PC की लेंथ का अगर हम आधा कर दें, ठीक है,
फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर M1 M2। अगर मिरर M1 M2 के लिए जो हमारा पीसी है उसकी डिस्टेंस का आधा यहां से यहां कर दें तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड दिस डिस्टेंस PF इज कॉल्ड focal length. This distance PF is called focal length and it is represented by small f, and small f is equal to r by 2. small f को हम कहते हैं रेडियस अपॉन 2। तो बच्चों आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब जो पॉइंट बचा हुआ है वह बचा हुआ है फोकल प्लेन। तो देखिए बच्चों, द प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज कर लो मैं एक कोई कॉपी ले लेता हूं, ये कॉपी ले लिया। अब अगर हम लोग यहां देखिए ये फोकस है ना, इस फोकस से होकर के गुजरने वाला और इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास करने वाला जो प्लेन होगा दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल प्लेन। ठीक है, तो फोकल प्लेन क्या होता है? द प्लेन passing through the focus of mirror and perpendicular to principal axis is called focal plane। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमारे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज बनने के क्या लॉज हैं, क्या नियम हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो बच्चों ये एक मिरर है M1 M2 और ये इसका पोल है और यहां पर कहीं उसका सेंटर है और इस सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर बीच पोल और सेंटर के बिल्कुल बीचों बीच जो है हमारा फोकस है। तो हम सभी में दिखा देते हैं, दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर सेंटर एंड द मिड पॉइंट इज फोकस। पोल, सेंटर, फोकस। यहां पर यह सेंटर इसके इस साइड होता है, दिस इज सेंटर, दिस इज पोल एंड द मिड पॉइंट ऑफ पीसी इज फोकस। पोल, सेंटर, फोकस, पोल, सेंटर, फोकस। अब 3 नियम हैं इमेज बनाने के हमारे पास 3 लॉज हैं। पहला लॉ है द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus of concave mirror. The ray which is parallel to principal axis in convex mirror appears to be passing through the focus of convex mirror। तो पहला लॉ कहता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाती है। और यहां पहला लॉ कहता है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि फोकस से होके आ रहा है। दूसरा लॉ कहता है कि द रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे फोकस से होके आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसमें क्या होता है? द रे which appears to be coming to the focus of the mirror after reflection
it becomes parallel to the principal axis. And the third law is, if the ray comes from the center of curvature of the mirror, it is reflected back on the same path. In concave mirror and in convex mirror, if a ray appears to be coming to the center of curvature of the mirror, it is reflected back on the same path. अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है तो उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई हमें अपीयर होती है तो वह उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। तो बच्चों, दीज आर द लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। अब जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें हमें रियल इमेजेस भी मिलती हैं, वर्चुअल इमेजेस भी मिलती हैं। इसमें हमें सेम साइज की इमेज भी मिलेगी, और हमें डिमिनिश्ड इमेज भी मिलेगी, और साथ ही साथ हमें मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है, मैग्नीफाइड इमेज। अब बात करें अगर कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसमें हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। एक बार फिर से समझिए, ये अभी हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हमारा कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में हमें रियल या वर्चुअल इमेज मिलेगी, सेम साइज की भी मिलेगी, डिमिनिश्ड भी मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज भी मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें हमें वर्चुअल भी मिलती है, इरेक्ट मिलती है और डिमिनिश्ड मिलती है। यहां पर कई सारे केसेस हम इसमें इमेज फॉर्मेशन अभी देखेंगे, इसमें कई सारे केसेस होंगे, इसमें जनरली एक ही केस है। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं कॉनकेव मिरर में फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पोजीशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। वी विल डिस्कस अबाउट द formation of the image when the object at infinity, but before discussing it, first we will discuss when the object is kept between infinity and center of curvature. So this is the focus of mirror, concave mirror, and this is center of curvature and this is pole. So बच्चों, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा होता है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है, तो जो रे पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से होके जाएगी, और जो रे फोकस से होके जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हम यहां लिखेंगे इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। दिस ऑब्जेक्ट इज, the size of the object is more and the size of the image is less, so we say that diminished image, the image size is diminished। inverted, उल्टा है ना, इमेज जो बनना उल्टा बनना है तो हम कहेंगे इसको inverted। रियल है, so the image is real, inverted, diminished between center of curvature and focus। अब आते हैं, तो बच्चों देखिए, इसको फर्स्ट केस समझने के लिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ले जाते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ले चलते हैं और ज्यादा इंफिनिटी की तरफ। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को इधर ले आए कहीं यहां पर,
तो देखिए बच्चों, ये पैरेलल वाली रे तो ऐसे ही चलेगी जैसे चल रही थी, ऐसे ही जाएगी। और दूसरी रे जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल होकर के, दूसरी रे जो फोकस से जाएगी, देखिए ये वाली जो रे है और ये आएगी और ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये दोनों रे कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ कहीं। अब पहले इमेज हमारा ऐसे बन रहा था, फिर ये ऑब्जेक्ट और दूर गया, अब ये रे जो ऐसे जा रही थी, अब ये कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ, अब इमेज हमारा यहाँ बनेगा, इमेज और छोटा। अब ऑब्जेक्ट और दूर गया और हमारा जो रे होगी वो कुछ ऐसे आएगी और हमारी इमेज जो है यहाँ ऐसे बनेगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट देखिए दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे इमेज फोकस की ओर शिफ्ट होता जा रहा और हाईली डिमिनिश्ड होता चला जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा केस था जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ था, तो एक रे पैरेलल चलती है, वो फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे जो फोकस से होके जाती है, ये वाली रे जो फोकस से होके जाती है, ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हमारा ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट का ये वाला बन रहा था। ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है, इमेज ए डैश बी डैश, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे, दूर ले गए इमेज साइज छोटी हुई, और दूर ले गए और छोटी हुई, और दूर ले गए और छोटी हो गई इमेज साइज। अब जब ऑब्जेक्ट कहां होगा, इंफिनिटी पर, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर होगा तो हमारी इमेज कहां बनेगी, इसी फिगर को देख के हम समझ सकते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड लाइकवाइज यहां पर भी देखिए बार बार इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड बन रहा है। तो इमेज इसमें भी, इस केस में भी कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, इसलिए हम कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है, और रियल बनेगा। ये जो है, ये दूसरी रे जो है ये आ रही है और ये फोकस से होके जाएगी, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। देखिए जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, तो एक रे जो पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे जो फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। और जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो देखिए ये रे ऐसे चलेगी, फोकस से होके जाएगी और जो है रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वो फोकस से होके जाएगी। तो दोनों रे यहां पे मिल रही। तो जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज उसका ये है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया तो उसका इमेज ये बनना, छोटा बन रहा और छोटा बना। जब ऑब्जेक्ट और दूर ले गए हम तो इमेज और छोटा बना, जब ऑब्जेक्ट और दूर ले गया तो ये फोकस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा और इमेज साइज छोटी होती जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड इट इज इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वह फोकस से होकर के निकल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरी रे जो फोकस से होकर जाएगी वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो इमेज कहां बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। ऑब्जेक्ट भी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है, और सेम साइज की इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। बच्चों फोर्थ केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब होता है ऑब्जेक्ट, तो देखिए बच्चों एक रे जो पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के वह फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे जो फोकस से होके जाएगी वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट साइज कम है और इमेज साइज ज्यादा है, तो हम इसे कहते हैं कि इमेज इज मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। तो एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है,
बच्चों फोर्थ केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब होता है ऑब्जेक्ट, तो देखिए बच्चों, एक रे जो पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वह फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे जो फोकस से होके जाएगी वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज इज रियल, इट इज इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट साइज कम है और इमेज साइज ज्यादा है, तो हम इसे कहते हैं कि इमेज इज मैग्नीफाइड और एनलार्ज्ड। तो एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है बच्चों। अब पांचवा केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो तो क्या होता है? एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी वह उसी पाथ पर, उसी लाइन पर, वो रे उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये दोनों रे जो है यह पैरेलल हो जा रही हैं। तो ये पैरेलल रे कहां मीट करेंगी? इंफिनिटी पर। दीज पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मीट एट इंफिनिटी, सो इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, और जो इमेज बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, तो हम लोग कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड। और जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, और साथ ही साथ वो इमेज इन्वर्टेड भी होगा। अब लास्ट केस डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, तो देखिए बच्चों, एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ पर जाएगी वो उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो देखिए बच्चों, ये जो रेज जा रही हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये रेज ऐसे जा रही हैं, ऐसे डाइवर्जिंग हो रही हैं। तो डाइवर्ज होने वाली रेज कहाँ इधर मिलेंगी? कहीं पर भी नहीं। तो हमारे पास एक ऑप्शन सिर्फ है कि हम इसको अगर बैक ट्रेस करें तो हम देखेंगे ये दोनों जाकर के मिरर के पीछे जाकर के मिलती हैं। तो ये दोनों रेज मिरर के पीछे जाकर के मिलती हैं, तो हम कहेंगे इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। अच्छा, और ये इमेज देखिए, ऑब्जेक्ट साइज छोटा है, इमेज साइज बड़ा है, तो मैग्नीफाइड इमेज और एनलार्ज्ड इमेज। मैग्नीफाइड है, और ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट भी और इमेज जो है वो इरेक्ट है, सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नहीं है, तो हम कहेंगे इरेक्ट इमेज बन रही है। और ये इमेज रियल नहीं है, ये हम लोगों को इधर बैक ट्रेस करना पड़ा है, तो ये इमेज क्या है? वर्चुअल। तो बच्चों, ये जो पहला केस है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनता है, इन्वर्टेड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है और रियल बनता है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बनेगा, और साथ ही साथ डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा तो ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों बराबर होगी, और इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो इमेज जो है वह बियॉन्ड सी बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और एनलार्ज्ड बनेगा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा तो इमेज एट इंफिनिटी इट इज हाईली मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस और पोल होगा तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, बड़ा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बना हुआ है और वर्चुअल है। तो बच्चों, इन 5 केसेस में रियल इमेज बन रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, इसमें हमेशा जो इमेज बनेगी हमारी ये वर्चुअल बनती है। और कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है? तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है वो ऐसा लगता है कि फोकस से होके आ रही है, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है वह रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर वापस लौट जाती है।
तो इन दोनों रे को अगर हम लोग रिट्रेस करते हैं तो हमें लगता है कि यह इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकस एंड पोल। नाउ इट इज डिमिनिश्ड, ये छोटा बनना, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो हम कहेंगे डिमिनिश्ड बनना है। क्योंकि ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है और ये सीधी बन रही है, इसलिए हमने लिखा कि ये इरेक्ट है। यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर हम देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारा कॉन्केव मिरर होता है इसका कॉन्वर्जिंग नेचर होता है। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं उन्हें ये फोकस पर कॉन्वर्ज कर देता है। कॉन्केव मिरर्स की इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे टॉर्चेज में, व्हीकल्स हेडलाइट में, सर्च लाइट में, रेलवे इंजन्स में और स्टीमर्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें एक फोकस्ड रे प्रोवाइड करता है, फोकस्ड बीम प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से हम इसका इस्तेमाल इन जगहों पे करते हैं। और डेंटिस्ट या डॉक्टर्स जो है ENT, आईज, नोज एंड थ्रोट्स, इनके जो डॉक्टर्स होते हैं इनके द्वारा भी हम कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल देखते हैं। तो बच्चों, जैसे जो डेंटिस्ट होते हैं वो हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो उसका एनलार्ज्ड इमेज बनता है। तो इसी प्रॉपर्टी के कारण डेंटिस्ट दांतों को देखने के लिए कॉन्केव मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। बच्चों, गाड़ियों में जो हमारा रियर व्यू मिरर्स होते हैं उसमें हम बड़े बड़े व्हीकल्स को आसानी से देख पाते हैं ड्यू टू रियर व्यू मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स। तो बच्चों, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े व्हीकल्स हमारे साइड में, हमारा जो साइड व्यू मिरर या जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम आराम से ऑब्जेक्ट, जो पीछे चलने वाली गाड़ियां हैं उनको हम लोग आराम से देख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।